नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन जो है 2023 के लिए चालू हो चुके हैं। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन करवाना, चाहे वो पहली क्लास में हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आपका 12वीं क्लास, 11वीं क्लास, किसी भी क्लास में अगर एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो आप 27 मार्च 2023 से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की kvs-sangathan.nic.in, इस वेबसाइट पर जो है आपके लिए नोटिस आया था 21 मार्च को, 21 मार्च को जो है ये नोटिस आया था आपके वेबसाइट पे। इस नोटिस में बताया गया था कि 27 मार्च से जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर पहली से 12वीं की किसी भी क्लास के अंदर, तो आपको उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। उसके लिए बोला गया था कि 27 अप्रैल को आप इसके लिए फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो आज हमारी 27 अप्रैल है, तो आज से जो है एडमिशन प्रोसेस यानी कि आपके फॉर्म फिलिंग चालू हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन पहली क्लास में हो जाए, दूसरी में, किसी भी क्लास में हो जाए, 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों के अंदर, तो इसके लिए आपको फॉर्म जो है वो आज से आप भर सकते हैं। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस, कि भाई हम कैसे इस फॉर्म को भरने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर लगानी पड़ेंगी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे को यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, कुछ कागज़ लगाने पड़ते हैं इन फॉर्म को भरने के लिए। हमें यहाँ पे एक बात और यहाँ पे बोली गई है, केंद्रीय विद्यालय के लिए फर्स्ट क्लास के लिए थोड़े अलग जो है रूल बनाए गए हैं। मतलब फर्स्ट क्लास वालों के लिए अलग रूल होते हैं एडमिशन के लिए, और जो आपका सेकंड क्लास से 12th क्लास तक होता है उसके लिए अलग रूल होते हैं। मतलब कि पहली क्लास वालों के लिए ये होता है, पहला तो एज के अंदर कि आपका बच्चा जो है वो 6 साल का होना चाहिए। मतलब कि उसकी जो एज है, यानी कि वो अगर 6 साल का पूरा हो चुका है, 6 साल से ऊपर हो गया है, तो वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट क्लास में। अब मान लीजिए ऐसे कोई कैंडिडेट होंगे, मतलब कि ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चा जो है अभी 6 साल का नहीं हुआ है, उससे कम में है, तो ऐसे में क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन हो जाता है हमारे लिए जानना कि वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। तो साफ सीधा बता दूं आपको कि केंद्रीय विद्यालय ने अपना जो रूल बनाया हुआ है एडमिशन के लिए, उस हिसाब से आप अगर 6 साल का वो बच्चा नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट वो नहीं हुआ है, अगर आपका चिल्ड्रन या चाइल्ड, तो आप इसके लिए फॉर्म फर्स्ट क्लास के लिए नहीं भर सकते। आपको फिर अगली साल अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका 2024 में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नोटिस आया था 21 मार्च को। 21 मार्च को आ गया था नोटिस। आपको बताया भी गया था कि 27 मार्च को सुबह 10 बजे से हम जो है इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे फर्स्ट क्लास के एडमिशन के। अभी जो हमारा बाकी क्लास का है, यानी जो हमारे सेकंड क्लास और बाकी जो सेकंड से ऊपर वाली क्लासें हैं, उनके लिए फॉर्म फिलिंग कब से चालू होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। इसी नोटिस के अंदर उन क्लासेस के लिए भी हमारा यहाँ पे बात हुई है। जैसे कि आप इस नोटिस में देख रहे हैं कि इस नोटिस में लिखा भी हुआ है कि आपको जो है 27 मार्च से लेके 17 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म भरने के लिए। लेकिन हमारी जो बाकी क्लासें हैं उसके लिए अगर आपको बताऊं मैं, तो जो बाकी क्लासें हैं, फॉर ऑल क्लासेस शैल बी एज ऑन 31 मार्च, यानी कि आपका 31 मार्च से जो है बाकी क्लास के लिए फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा। और सॉरी, 3 अप्रैल से होगा इसके लिए। सेकंड क्लास वालों के लिए 3 अप्रैल से होगा, और फर्स्ट क्लास वालों के लिए आज से शुरू हो चुका है। यानी कि अगर आप सेकंड क्लास और उससे ऊपर वाली क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको 3 अप्रैल से फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका टाइम मंडे से शुरू होने वाला है सुबह के 8 बजे से। लेकिन जो बाकी क्लास है हमारी, उसके लिए जैसे कि फर्स्ट क्लास, तो उसके लिए आज से शुरू हो चुका है। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं, सुबह के 10 बजे से ये चीज़ चालू हो गई है। 17 अप्रैल आखिरी दिन रहेगा इसके लिए फॉर्म भरने के लिए। एक हमारा एप्लीकेशन भी है, यानी कि हमारा केंद्रीय विद्यालय ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है। उस एप्लीकेशन पे जाकर भी, उस पर पहले आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है अपने डिवाइस के अंदर, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, जो भी आप चलाते हैं उसके अंदर उसे डाउनलोड करके जब ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसी के अंदर आपको साफ पता लग जाता है क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम जो इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं इस बार एडमिशन के लिए। अब मैं आपको बता दूं, जो 11वीं क्लास का एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में, उसके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है। क्योंकि 11वीं क्लास वालों के लिए ऐसा होता है कि 10th का रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक हम एडमिशन नहीं ले सकते 11वीं में। और 10th का रिजल्ट हमारा आता है जून में, यानी कि जब हमारा मई का महीना आ जाता है, मई जून का, तब जाके हमारा ये रिजल्ट जो है वो आता है, जो हमारा CBSE जो है हमारा लॉन्च करता है। मतलब CBSE हमारा जो है वेबसाइट पर निकालता है। अब हमारे लिए ये बात जानना जरूरी है कि क्या केंद्रीय विद्यालय के अंदर 11वीं क्लास में एडमिशन हर किसी को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर जो विद्यार्थी अभी केंद्रीय विद्यालय से ही 10वीं कर रहा था 2023 के अंदर, अब
उसका जो है रिजल्ट आना बाकी है। तो पहले उन लोगों को एडमिशन मिलेगा केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो पहले से उस स्कूल के अंदर 10वीं कर रहे थे, चाहे वो किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहे केंद्रीय विद्यालय के अंदर। जब उनके बाद जब सीट बचती हैं, जगहें बचती हैं, तो और जो बाकी बच्चे होते हैं हमारे जो दूसरे स्कूल्स के होते हैं, प्राइवेट स्कूल के हो गए या किसी दूसरे सरकारी स्कूल के हो गए, तो उनको एडमिशन बाद में मिलता है। पहले 11वीं क्लास के उनको मिल जाता है जो पहले से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं 10वीं क्लास में, उनके रिजल्ट के बाद पहले उन्हें एडमिशन मिलता है, जगह बचती है तो आपको 11वीं में बाकी लोगों को एडमिशन मिलता है। लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि यार प्रोसेस क्या रहेगा, हम अप्लाई कैसे करेंगे, हमें तो यही नहीं पता रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें डालनी होती है फॉर्म में, तो वो हम इस पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नोटिस है, ये नोटिस आपका पहले भी आ चुका था, इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन अब हम समझने वाले हैं दूसरा यहाँ पे गाइडलाइंस की क्या क्या जरूरी चीज़ें आपको याद रखनी है एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए, वो हमारा गाइडलाइंस का नोटिस है। पूरा यहाँ पे 20 पेज का गाइडलाइंस है, पूरा हम इसको डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज़। साथ में ही इसके साथ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करिए आपको अगर अप्लाई करना है तो। ये फर्स्ट क्लास के लिए इंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट सेम इंस्ट्रक्शन जो है दूसरे क्लास के लिए भी रहेगा। मतलब कि जैसा हमारा प्रोसेस रहता है फर्स्ट क्लास का, सेम इसी तरीके से हमारे दूसरे क्लास का भी प्रोसेस रहता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हम फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस हमारा दूसरे क्लास के लिए भी रहने वाला है, बस कुछ चेंज हो जाएगा। सपोज मान लीजिए एज क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि एज में जो है हमारे लिए जो 6 साल होता है फर्स्ट क्लास के लिए, वो बाकी सेकेंड क्लास में 7 साल हो जाता है, फिफ्थ क्लास में उस तरीके से 12-13 साल हो जाता है। इस तरीके से साल के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है, सारा कुछ है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि भाई हमें कैसे अप्लाई करना है। हम फिर एक वीडियो और सेपरेट बनाने वाले हैं इसके ऊपर, जिसमें आपको फॉर्म फिल करके बताएंगे कि कैसे जो है हमें फॉर्म फिल करना है, पूरा प्रोसेस उस वीडियो में रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हमारा मेनली जानना है कि कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे सारे जो भी है इसके लिए, उसके बाद हम सारे इंस्ट्रक्शन को देखेंगे एक एक चीज को। आपको ये डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखने हैं जिससे कि आप अप्लाई करें तो उस टाइम पे कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चलिए तो हम गाइडलाइन में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा ये नोटिस है। अब देखिए मैं कुछ जनरल गाइडलाइन से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। मैं इसीलिए हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में तो ऑब्वियसली नोटिस इंग्लिश में ही है, तो हमारे लिए हिंदी में डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अनलेस द कंटेंट सजेस्ट अदरवाइज द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन दीज गाइडलाइंस would be as below: central government employees, an employee who is regular, an employee working on that post sectioned by the government in substantive capacity and draws his फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि जो ऐसे कर्मचारी होंगे, मतलब कि जिनके माता पिता जो कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, तो उनके माता पिता अगर किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनके लिए पहले इंस्ट्रक्शन है। फिर हमारा यहाँ पे ट्रांसफरेबल, यानी कि एम्प्लॉय हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एटलीस्ट वंस इन द प्रीसीडिंग 7 years शैल बी डीम टू बी ट्रांसफरेबल। मतलब कि यहाँ पे ट्रांसफर वाले कैटेगरी में कौन लोग आने वाले हैं, वो लोग आने वाले हैं, मान लीजिए आप एम्प्लॉय थे, पहले आप काम करते थे, आपका ट्रांसफ़र करा गया, सरकारी काम था आपका कोई, आपका ट्रांसफ़र करा गया, मतलब कि आपको एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जगह से दूसरे राज्य में आपका ट्रांसफ़र करा गया, एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका इंडिया के अंदर ही अगर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करा गया है पिछले 7 सालों के अंदर, तो उसको हम ट्रांसफ़र वाले कंडीशन में देखने वाले हैं। मतलब कि ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर और उनका अगर ट्रांसफ़र हुआ था पिछले 7 साल के अंदर कहीं पर भी, तो वो ट्रांसफरेबल कैटेगरी में आने वाले हैं। ट्रांसफ़र में आपको बता दूं, एन एम्प्लॉय हु वुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर्ड ओनली इफ सी और ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम वन प्लेस। जैसे कि मैंने आपको वही बताया, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होना, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 20 kilometers एंड द मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे एट अ प्लेस शुड बी 6 months। मतलब कि यहाँ पे बोला भी गया है कि आपका ऐसा होना चाहिए कम से कम आप उस जगह पर रहे हैं,
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, कम से कम उस जगह आप जो है 6 महीने तो कम से कम रहे हैं, और ट्रांसफ़र जो हुआ है वो आपका 20 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हुआ, उसका डिस्टेंस जो है ट्रांसफ़र का वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और कम से कम 6 महीने जो है आप उस जगह पर रहे हैं ट्रांसफ़र होने के बाद, तो आप ट्रांसफ़र वाले जो है कंडीशन में आ जाएंगे, उस वाले जो है क्राइटेरिया में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा, सिंगल गर्ल चाइल्ड। अब ऐसे माता पिता जिनकी सिर्फ एक अकेली संतान है और वो भी लड़की है, मतलब कि ऐसे लोग जिनके 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 एक ही बच्चा है और वो जो है वो गर्ल्स है, मतलब कि क्या है कि वो लड़की है, तो ऐसे में उनको क्या फ़ायदा मिलता है एडमिशन के दौरान, वो हम समझने वाले हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स द ओनली गर्ल चाइल्ड टू द पेरेंट्स विद नो अदर सिबलिंग, मतलब कि और कोई जो है उनका और कोई चाइल्ड नहीं है, सिर्फ एक है, वो भी जो है गर्ल है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या जो है क्राइटेरिया रहेगा वो भी हमारा डिस्कस होगा कि उसको क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे उस एडमिशन के लिए। केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस के जैसे चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन, दिस इज ऑल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल who come on deputation or transfer of to India on इन्विटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि क्या हुआ कि आप मान लीजिए पहले कभी विदेश में रहे थे, विदेश मतलब बाहर, भारत से बाहर कहीं रहे पहले, और अब आपका ट्रांसफ़र हो गया है इंडिया के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको पूरा जो है पेपर के साथ जो है आप प्रूफ हो चुके हैं कि इंडिया में आप रह रहे हैं, तो ऐसे में उनको ट्रांसफ़र वाले कंडीशन में माना जाएगा। मेनली यहाँ पे बात हो रही है आपके एक्स सर्विसमैन की, जो पहले आर्मी में फोर्स में काम कर चुके हैं, उनके लिए उनको एक्स सर्विसमैन बोला जाता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो आपके राज्य के हिसाब से, सरकार के हिसाब से जो काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर हरियाणा राज्य में रहते हैं और हरियाणा की जो सरकार है उसके अंदर जो है किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके अलग जो है लोग यहाँ पे देखे जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। अब प्रेफरेंस के हिसाब से बता दूं, इन एडमिशन विल बी गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज़, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ इन दैट ऑर्डर। ये ऑर्डर है आपका, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस ऑर्डर में आपको एडमिशन मिलने वाला है। ये हर क्लास के लिए बात हो रही है गाइडलाइंस में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेनली फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। फर्स्ट क्लास के हम इंस्ट्रक्शन में बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शन में क्या उसके लिए रूल बनाए गए हैं। एलिजिबल फॉर एडमिशन के लिए आपको बता दूं, फर्स्ट क्लास के लिए आपको बोला गया 6 साल का आपको उम्र होनी चाहिए 31 मार्च 2023 तक। अगर मान लीजिए आप 31 मार्च तक 2023 के अंदर 6 साल के हो गए हैं, जिस कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट के लिए, वो अगर 6 साल का हो चुका है या होने वाला है 31 मार्च तक, तो वो जो अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आज आपकी 30 मार्च है और आप 1 अप्रैल को होने वाले हैं, 31, आप 1 अप्रैल को मान लीजिए 6 साल के होने वाले हैं, तो एक दिन से भी यहाँ पे फ़र्क देखा जाएगा। चाइल्ड बोर्न ऑन एगर शुड ऑल्सो भी कंसीडर। देखिए यहाँ पे एक और रिलैक्सेशन है कि 1 अप्रैल को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि जो मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 31 मार्च नहीं 1 अप्रैल को 6 साल का होने वाला है, तो ऐसे में क्या है कि 1 अप्रैल को भी यहाँ पे मान लिया गया है कि 1 अप्रैल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप 1 अप्रैल को भी आपका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, और उस दिन आप 6 साल के इस साल होने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए मान्य होगा, मतलब वो भी ले लिया जाएगा। लास्ट 1 अप्रैल है, अगर 2 अप्रैल हो जाएगा यहाँ पे नहीं होगा। सपोज मान लीजिए आप अगर 2 अप्रैल या उसके बाद किसी दिन में आप होने वाले हैं 6 साल के 2023 में, तो आप इसमें फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 2024 में। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। अब हम अलग अलग क्लास के हिसाब से समझ लेते हैं कि फर्स्ट क्लास का हमने समझ लिया 6 साल उम्र होनी चाहिए, बाकी क्लास के हिसाब से हम समझ लेते हैं। सेकेंड क्लास में एडमिशन लेना है तो 7 साल होनी चाहिए उम्र, लेकिन 9 साल से कम होनी चाहिए, 9 साल नहीं होनी चाहिए पूरी। मान लीजिए आप अगर 9 साल के हो गए हैं और 7 साल से ऊपर हैं और 9 साल के पूरे हो चुके हैं, तो मतलब पूरी आपकी 9 साल की एज हो गई है, तो आप यहाँ पे सेकंड क्लास के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 9 साल का, अगर आप 9 साल से ऊपर हैं तो आपको थर्ड क्लास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड क्लास में बोला गया 7 साल का अगर कोई है और लेस देन 9 ईयर, सेम आपका थर्ड क्लास के लिए भी 7 ईयर कम से कम रखी गई है उम्र। फोर्थ क्लास के लिए 8 साल, फिफ्थ क्लास के लिए 9 साल, सिक्स क्लास के लिए 10 साल, मतलब इतनी उम्र आपकी होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं 10वीं क्लास के एडमिशन के लिए 14 साल का होना जरूरी है आपका, लेकिन
16 साल से कम की उम्र होनी चाहिए, मतलब आप 14 साल के हो चुके हैं, 14 से ऊपर हैं और 16 से नीचे हैं, तो 10th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर ली 10th क्लास तक के एज वाइज कि कितनी उम्र होनी चाहिए। द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन टू क्लास 11 प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज सीकिंग एडमिशन इन द ईयर ऑफ पासिंग class 10th examination. Similarly, there will be no upper and lower age limit for admission to class 12th provided there has been no break in the continuous study of the student after passing class 9th। मतलब आपको बोला जा रहा है अब अगर मान लीजिए आपने क्लास 9th पास करा है जिस भी साल में, उसके बाद अब आपको एडमिशन लेना है क्लास 11वीं के अंदर, तो क्लास 11वीं में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि कोई यहाँ पे एज नहीं बोली गई कि आपकी 15 साल हो, 20 साल हो, 22 साल हो। यहाँ पे कोई मैक्सिमम और मिनिमम एज नहीं रखी गई है कि मतलब आपकी अगर एज 22 ईयर है या फिर 17 साल है, तो आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क हमारा 5 साल का है। तो यहाँ पे हम इनमें अगर 17 साल के हैं तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, 22 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं 11वीं क्लास के एडमिशन के लिए। मतलब सिंपल समझिए, यहाँ पे बोला गया है कि कोई एज के बारे में 11वीं क्लास के लिए बात नहीं हो रही है, सेम 12वीं क्लास के लिए भी बात नहीं हो रही है। 12वीं क्लास में भी आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी जो भी एज हो, लेकिन ऐसा ना हो कि 40-50, ये कोई एज नहीं होती है। आप इस तरीके से सेंस वाली बात है, आपको समझना है कि जो आपकी नॉर्मल एज होती है उस हिसाब से यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज के हिसाब से। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, कोई बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए पढ़ाई के बीच में। मतलब आपने जब से 9वीं करी, 9वीं क्लास के बाद से लेकर आपके अगर आप 11वीं में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, कंटिन्यूस ईयर होना चाहिए। मतलब आपने इस साल मान लीजिए 2020 में आपने 9वीं करी, 21 में 11वीं करी, और सॉरी 10वीं करी, और 22 में आपने जो है 11वीं करी, तो आप 12वीं के लिए अप्लाई कर पाएंगे 23 में। तो कोई ब्रेक नहीं है, इस तरीके से आपको देखना है, 1 साल का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए 12th और 11th के एडमिशन के लिए। क्लास स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे 40 जो है एक क्लास के अंदर 40 बच्चे होंगे अप टू 30 जून। रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एक्सेप्ट क्लास 11। क्लास 11वीं को छोड़कर बाकी क्लासों की यहाँ पे लिखी हुई है कि एक क्लास में कितने बच्चे होंगे। आपको जैसा पता भी है हर क्लास के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग बच्चे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास के अंदर। तो यहाँ पे 40 जो है बच्चे एक क्लास के अंदर होंगे 11वीं क्लास को छोड़ के। कहीं कहीं 50 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 45 भी हो सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किस हिसाब से जो है वहाँ पे देखा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कैटेगरी वाइज हम जब स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं स्कूलों के अंदर, तो वहाँ पे हमारा कैटेगरी वाइज भी हमारे को जो है सीट फिल कराई जाती हैं आपके क्लासों के अंदर। रिजर्वेशन इन एडमिशन, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज कैटेगरी 15% सीट फॉर स्केड्यूल कास्ट, 7.5% सीट्स ऑफ स्केड्यूल ट्राइब एंड 27% सीट्स ऑफ ओबीसी NCL। आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपकी जैसे मान लीजिए एक क्लास के अंदर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लास के अंदर 100 बच्चों का एडमिशन होने वाला है। सपोज मानिए फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो रहा है, फर्स्ट क्लास का सेक्शन वे है, सेक्शन ए है किसी स्कूल के अंदर, उस स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास में सेक्शन ए के अंदर 100 बच्चों का एडमिशन होना है, तो 100 में से 27 बच्चे आपके अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी वालों का होगा, बाकी 15 बच्चे जो होंगे वो स्केड्यूल कास्ट से होंगे, और 7.5% है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपकी 7 या 8 जो है यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब वाले होंगे। ये सारे केंद्रीय विद्यालय की बात हो रही है, मतलब पूरे भारत के अंदर जितने भी केंद्रीय विद्यालय सबके लिए बात हो रही है ये। एडमिशन विद केवी ट्रांसफर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग लोकल ट्रांसफर। अब आप बता दूं मैं आपको, अगर आपने कहीं से ट्रांसफर लिया है, आप मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे और आपने वहां से ट्रांसफर ले लिया है और आप किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में चले गए और फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा क्राइटेरिया, वो हम समझते हैं। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद केवी TC will be automatic over and above class strength if the parents has been transferred from one station to another when the class strength reaches 55. The effort should be initiated to open additional sections. Defense personnel and paramilitary forces who shift their families to a station of their choice whenever they are transferred to some non-family areas or posted in Naxal affected areas can admit their children on KV TC in a KV located at the station where they will
कीप देयर फैमिली, मतलब बोला गया है कि अगर आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ है और ऐसे में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, लोकल ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि आपके स्टेट के अंदर ही ट्रांसफर हो गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर काम करते थे वो किसी या फिर अलग अलग फोर्स के अंदर, तो उसके लिए भी बात हो रही है टीसी के बारे में। इन अदर केसेस वेयर ट्रांसफर टू अ पेरेंट्स इज नॉट इन्वॉल्व द एडमिशन विद, देखिए यहाँ पे आपको बता दूं जिस फॉर्म के अंदर लिखा होगा कि ये चीज़ जरूरी है, तो वहां पे आपको ये बात का ध्यान रखना है। All cases of local transfer will be done with the approval of DC concerned on merit. A student with KV TC may also be permitted in project KVs only up to class strength of 45 with the prior concern of chairman. ये सब important है, आपको देख लेना है ये सब। हमारा मेनली एडमिशन पे फोकस है कैसे होने वाला है। स्टूडेंट ऑफ NIOS स्टेट बोर्ड्स ICSE फॉर एडमिशन इन क्लास 9th इन केंद्रीय विद्यालय, द स्टूडेंट ऑफ स्टेट बोर्ड, जो कि आपके स्टेट बोर्ड और ICSE और NIOS बोर्ड से हैं, मे बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन क्लास 11 इफ वैकेंसीज एग्जिस्ट। अब देखिए आपको बता दूं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके ICSE और स्टेट बोर्ड और NIOS बोर्ड से अगर आप 9th करना चाह रहे हैं, ओ सॉरी 11th करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको वैकेंसी होगी तब आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th एंड 12th, फ्रेश एडमिशन 10th और 12th के लिए अदर देन केवी स्टूडेंट विल बी एंटरटेन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, सच एडमिशन टू क्लास 10th एंड 12th विल बी कंसिडर बाय द डेप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन कंसर्न ओनली इफ द एवरेज स्ट्रेंथ इन क्लास 10th और 12th इज बिलो 40। दिस विल फर्दर बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब आपको बता दूं आपके 10वीं और 12वीं क्लास की स्ट्रेंथ होती है कि 40 बच्चे ही उस क्लास में पढ़ेंगे, 40 बच्चे ही हर 10th और 12th के अलग अलग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, ये पहले से होता है फिक्स कि इतने ही बच्चे पढ़ेंगे आपके उस क्लास के अंदर। तो आपको बता दूं अगर आप 10th 12th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो फ्रेश एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जब आपकी वैकेंसी बचती है बाद में 40 से कम सीट होती है, मान लीजिए 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है और हमारी जो है वैकेंसी 30 की भरी है, सब कैटेगरी वाइज SC ST और जो भी कोटा था कैटेगरी वाला सब कुछ लगा के भी, अनरिजर्व वाला भी, और आपका RTI है राइट टू एजुकेशन RTE वाला, उस तरीके से भी जो सीट है भरने के बाद भी अगर सीट बचती हैं, 40 पूरे नहीं होते हैं 10th और 12th के अंदर, तो फिर आपको दूसरे तरीके से जो है आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। The child has been in the same course of study in a CBSE affiliated school for class 10th. Admission of children studying abroad add seat. A KV student who went abroad with his parent on their deputation to a foreign country will be admitted to corresponding class on their return to India by the principal of Kendriya Vidyalaya, where admission is being sought. Such admission will be over and above the class strength. तो ये आपके अलग अलग लिखा है कि आप अब्रॉड से हैं, मतलब बाहर हैं भारत के, और फिर अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो क्या जो है आपके लिए कंडीशन रहेंगे। एडमिशन फॉर वैकेंट सीट, अब वैकेंट सीट के लिए आपको बता दूं, इन केस सीट्स रिमेन्स वैकेंट, आपको मैंने ये भी बताया था नोटिस के अंदर कि आपका पहला लिस्ट जो आपका लिस्ट आता है एडमिशन का वो कब आने वाला है, दूसरा लिस्ट कब आने वाला है, किस किस का नाम आएगा लिस्ट के अंदर, पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट एडमिशन के लिए इस तरीके से निकाली जाती है, तो वो कब आएगी वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जब सीटें बच जाती हैं तो वो उसके लिए आपको 30 जून के बाद आपको बोला जाएगा कि हमारे पास हमारे इस स्कूल के अंदर इस क्लास के अंदर इस सेक्शन में इतनी सीट्स चाहिए थी, इतनी सीट्स बची हैं, अब जिसको एडमिशन लेना है अपने डॉक्यूमेंट और सारी एलिजिबिलिटी को देखते हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से नोटिस बताया जाता है। ये आपका 30 जून के बाद से लेके 31 जुलाई के बीच में ये सारी चीज होती है, जो सीट खाली बच जाती है उनके लिए। Following category of children would be admitted over and above the class strength except where stated otherwise in the provision itself. अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये आप देख लेना अच्छे से, कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे अलग से।
देखिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों के लिए एडमिशन के लिए बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिंपल, हमारे को वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको बता दूं, अगर कोई वैकेंसी नहीं होती है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे डन पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वैकेंसी होना जरूरी है। वैकेंसी आपका हो जाता है सीट। अगर किसी स्कूल में जगह ही नहीं है तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी स्कूल में जगह होगी, सीट होगी, तो उसके एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन तभी आपका सबमिट हो पाएगा जब उसके अंदर सीट होगी। Registration for class 11th shall be taken up immediately after the declaration of result of class 10th, and admission up to the full strength of the class should be completed within 20 days after declaration of result by CBSE। आपका जैसे ही CBSE रिजल्ट बना देख आपका डाल देती है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपका क्लास 10th का, उसके 20 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चालू करना होता है क्लास 11 के लिए। सपोज मानिए आपका 10 जून को रिजल्ट आया 2023 के अंदर क्लास 10वीं का, ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। अगर 10 जून को रिजल्ट आता है तो आपको जो है 30 जून तक आपके एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएंगे, उसके बीच में एडमिशन होने चालू हो जाएंगे। रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर एडमिशन चालू हो जाता है 10वीं क्लास के बाद, जो 11वीं के लिए होता है। इन केस देयर is any difficulty in admitted children up to the full strength because of the executive committee of the Vidyalaya not approving the same, the procedure as laid down for other classes shall above shall be followed, and admission up to the sectioned strength of the class shall be made within 30 days of declaration। देखिए अब मैंने वही बात आपको बोली थी, 20 दिन के अंदर किसका एडमिशन होने वाला है? जिनका 10वीं पास कर चुके, रिजल्ट आ गया तो 20 दिन के अंदर अंदर 11वीं में एडमिशन हो जाएगा। किनका? जो पहले से पढ़ रहे हैं उसके अंदर केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद जब सीट बचेगी तो बाहर वाले बच्चों को 30 दिन के अंदर उनका भी एडमिशन हो जाता है, जो दूसरे स्कूल से होते हैं, दूसरे कॉलेज से होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, अगर कोई प्रिंसिपल के द्वारा अप्लाई करता है, प्रिंसिपल के जो है उसके हिसाब से, प्रिंसिपल के थ्रू अगर कोई अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, कोई फीस नहीं लगती है। फर्स्ट क्लास के लिए बता रहा हूँ मैं ये बात आपको। डॉक्यूमेंट आपको बता दूं आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। फॉर क्लास फर्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, आपको एज सर्टिफिकेट का प्रूफ देना पड़ेगा, जो आपको डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप पे लगाना है कि आपका बच्चा जो है, आपका चिल्ड्रन जो है वो 6 साल का हो चुका है, उसका प्रूफ एक सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्म फिल करते में ही। इन द फॉर्म ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर्ड बर्थ, दिस आपका बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं हम उसे, जिसमें लिखा होता है कि भाई इस बच्चे का जन्म, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो इस दिन हुआ है, इस ईयर में हुआ है, इस महीने में हुआ है, इस टाइम पे हुआ है, सब कुछ उसके अंदर होता है। वो सर्टिफिकेट आपको इसके लिए यहाँ पर लगाना पड़ता है, जिससे उनको ये प्रूफ मिल जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है। हालांकि जब एडमिशन होता है डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ते हैं बाद में, उस कॉलेज में, वो उस स्कूल में जाकर, तब भी वो चीज़ आपको प्रूफ करनी पड़ती है, वो सर्टिफिकेट दिखा के कि हाँ अब ये प्रूफ है कि वो जो चाइल्ड है वो अब 6 साल का पूरा हो गया। 6 साल का होना जरूरी है फर्स्ट क्लास के लिए। दिस विल इंक्लूड सर्टिफिकेट फ्रॉम नोटिफाइड एरिया काउंसिल, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक्सट्रैक्ट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ विलेज, पंचायत, मिलिट्री, हॉस्पिटल एंड सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल, अदर क्लासेस, द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द। अब देखिए ट्रांसफर वाले कंडीशन में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगाना है, तो ये बात तो हमें क्लियर हो ही जाती है, हम जिस चीज़ के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी हिसाब से, कास्ट के हिसाब से कर रहे हैं, ट्रांसफर के हिसाब से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें वो सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटर्न टू द पेरेंट आफ्टर वेरिफिकेशन। आपको बता दूं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है डेट ऑफ बर्थ का, वो बाद वापस कर दिया जाता है आपको पेरेंट्स को जब वेरिफिकेशन हो जाती है एडमिशन में। सपोज मानिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं एडमिशन के टाइम पे, क्लास 8 तक की बात करें तो वो आपको बाद में जब एडमिशन हो जाता है वेरीफाई कर लेते हैं स्कूल वाले, उसके बाद वो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस मिल जाता है। किसको? पेरेंट्स को, आपके बच्चे का। may be granted without any school transfer certificate provided the children is otherwise eligible and his डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन इशूड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी। अब देखिए गवर्नमेंट, वो जो आपका होगा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, उस पर वो गवर्नमेंट के द्वारा पूरा होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट ने ही बनाया है।
अ सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू द SC ST EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर BPL। BPL आप जानते हैं, BPL एक कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं उनके लिए अलग से कार्ड बनता है BPL का। उसमें अगर आप आ रहे हैं, अगर आप अनुसूचित जाति से आ रहे हैं, यानी कि पिछड़ा वर्ग है, अगर आप उसमें अगर आ रहे हैं, EWS यानी इकोनॉमिकली आर्थिक तरीके से जो है आप उस तरीके से एबल नहीं है फीस पे करने में, और इससे उससे रिलेटेड भी लिखा हुआ है इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। आपको बता दूं ये सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से इशू होने चाहिए। अगर आप ये सब अप्लाई कर रहे हैं इस कैटेगरी में, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अंदर, तो आप आसानी से उस कैटेगरी में एडमिशन करवा पाएंगे। अब हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं। द सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन की डेट जैसे ही स्टार्ट हो जाती है, 3 महीने के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट वहाँ पे जो है सबमिट करना पड़ता है। किसके अंदर? उस स्कूल के अंदर जिसमें एडमिशन होने वाला है। A सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 ईयर्स। इसकी हम बात कर चुके थे ट्रांसफ़र वाली, वही सेम दोबारा लिखा हुआ है यहाँ पे। मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 1। क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए क्या जो है तरीका है? आउट ऑफ द अवेलेबल सीट ऑफ फ्रेश एडमिशन 25% शैल बी रिजर्व फॉर राइट टू एजुकेशन। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार, ये जो है भारत की जो है जो हमारे भारत की सरकार है उसके द्वारा एक रूल है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो सबको होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक क्लास में हमारे एडमिशन होने वाले हैं 100 बच्चों के, तो 100 बच्चों में से आपके 25 बच्चों का एडमिशन बिल्कुल उनसे उस तरीके से होगा कि राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं देखी जाएगी, किसी की जाति नहीं देखी जा रही। यहाँ पे अगर आप किसी भी जाति से हैं, आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे आप आसानी से। राइट टू एजुकेशन मतलब कि आपको शिक्षा का अधिकार है, उसके तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी 15% सीट हमारी स्केड्यूल कास्ट जो होते हैं उनके लिए एडमिशन होता है। 27% यानी कि 27% सीट जो है वो OBC यानी पिछड़ा वर्ग हो जाता है हमारा। इस तरीके से एडमिशन हमारा दिया जाता है केंद्रीय विद्यालय के अंदर फर्स्ट क्लास के लिए। आफ्टर एडमिशन of student RT Act followed by differently abled the children belonging to CAT 1 will be taken up। अब देखिए CAT का एक रूल था, वो यहाँ पे ही है। कैटेगरी 1 और CAT आपको कैटेगरी में बोला जा रहा है, कैटेगरी 1 2 3 इस तरीके से रखा गया इन्होंने, वो हमारा यहाँ पे डिस्कस होगा। द रिजर्वेशन नॉर्म शैल बी एप्लीकेबल विद इन अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट पर सेक्शन। ये तो हमने बात कर ही ली है कि अगर देखिए 40 सीटें हैं एक क्लास में, तो 10 सीटें हमारे 10 सीटें मिलने वाले हैं राइट टू एजुकेशन को, 10 सीट, और SC वालों को 6 सीट मिलेंगे। सीट मतलब आपका ये हो रहा है एक एडमिशन, एक स्टूडेंट की बात हो रही है। सीट आप समझ सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आपकी लिस्ट आती है। आपको पता होगा एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद लिस्टें आना चालू होती हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। ऐसा होता है, पहली लिस्ट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट लॉट, सेकंड लिस्ट यानी सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, इस तरीके से हमारे आते हैं। द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अडॉप्टेड फॉर द फ्रेश एडमिशन। फर्स्ट क्लास के लिए अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट लॉट होता है जिसमें 10 सीट हमने पहली बात कर ली है, जिसमें हमारा RTI पहले हमारी राइट टू एजुकेशन वाले तरीके से फिर सीट फुल होती हैं। उसके बाद हमारा कैटेगरी वाइज फिल होती है। उसके बाद आर्मी वाला जो होता है, आर्म्ड फोर्स वाला, उस तरीके से होती है। उसके बाद कोई अनरिजर्व वाला बचता है तो उनका एडमिशन होता है। सेकंड लॉट क्या होता है, मतलब कि सेकंड लिस्ट उनकी आती है। सपोज मानिए एक स्कूल के अंदर हमारे को 40 बच्चों का एडमिशन लेना था क्लास फर्स्ट के अंदर, लेकिन हुआ क्या कि लिस्ट हमारा अप्लाई करने वाले कम थे, लोगों ने फॉर्म कम भरा और यहाँ पे 20 सीटें ही भरी गई, 20 अभी बच गई। तो हमारा यहाँ पे दूसरी लिस्ट आएगी। दूसरी लिस्ट में क्या होगा, और बच्चों का एडमिशन होगा। अगर फिर भी नहीं भरी तो तीसरी लिस्ट आएगी, फिर भी नहीं भरी तो चौथी लिस्ट आएगी। इस तरीके से लिस्ट निकाले जाएंगे। अलग अलग डेट पर अलग अलग समय पर लिस्ट निकालते हैं। हर स्कूल जो भी होता है केंद्रीय विद्यालय का अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिस्ट निकालते हैं। ऐसे कर करके यहाँ पे लास्ट टू लास्ट 5 लिस्ट तक जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि खाली बचती है अगर जो सीट, तो उसके बाद और जो है यहाँ पे लिस्ट निकाले जाते हैं। अगर मान लीजिए पहली लिस्ट में हमारे सारे बच्चे फिल हो गए, पूरे बच्चों का एडमिशन हो गया स्कूल के अंदर, तो उसके बाद और लिस्ट नहीं निकलेंगे, वहीं पर एडमिशन क्लोज हो जाएगा उस क्लास के लिए, उस स्कूल के लिए। तो ये पूरा तरीका है। In no case the seat reserved as per RTE will be de-reserved।
तो हाँ वही वही वो सीक्वेंस तो वही हो गया ना हमारा। हमने जैसे बात करी कि पहले हमारी सीट भर गई आरटीआई की, आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत, अगर तब भी सीट, अगर उसमें लोगों की सीट कम हो गई, उसमें लोगों ने नहीं अप्लाई कर पाए, उतने लोग नहीं निकले राइट टू एजुकेशन वाले, उस वाले कैटेगरी में नहीं फिल करा, तो हमारा फिर एससी एसटी से देखेंगे। वही मैंने आपको जो बताया वही सेम प्रोसेस है सारा, वो डिटेल्ड में सारा कुछ जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। द कमिटी विल कंप्राइज द फॉलोइंग 5 मेंबर्स। अब देखिए ये पे आपके एडमिशन लेते कौन है, ये मैं आपको बता दूं, स्कूल के अंदर किसकी जो है ये मेनली रोल रहता है एडमिशन लेने के लिए, मतलब कौन जो है पूरा प्रोसेस जो है संभालते हैं उस स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब हम ये ऑफलाइन की बात करने वाले हैं, फर्स्ट क्लास और बाकी सारे क्लासों में ऑफलाइन के एडमिशन कैसे होते हैं उसके लिए हम बात कर लेते हैं। ऑनलाइन तो हमने समझा दिया कि फॉर्म भरना है, अप्लाई कर देना है। ऑफलाइन में बताऊँ तो केंद्रीय विद्यालय विल constitute a committee for the purpose of monitoring a system of draw of lot to be held in class 1 or in any other class for offline mode only, wherever such stage is reached when all candidates of a particular category or having same number of transfer cannot be accommodated against अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स। अब देखिए आपको बताओ, इसमें 5 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, 5 मेंबर को लोगों को बनाया जाता है, जिसमें आपका एक प्रिंसिपल होते हैं, उस स्कूल के टीचर होते हैं, और 2 पेरेंट्स 1 लेडी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब 5 लोग होंगे, पेरेंट्स होंगे एक तो, जिसमें माता पिता हो गए, और वीएमसी मेंबर होते हैं एक, और आपका प्रिंसिपल और एक टीचर, इन ये 5 लोग जो है आपका एडमिशन संभालते हैं स्कूलों के अंदर। एक कॉन्वेनर हो गया, प्रिंसिपल कॉन्वेनर हो जाता है, सबसे ज़्यादा काम मतलब मेन इन्हीं का डायरेक्शन रहता है सारा संभालने का। फिर आता है टीचर यानी कि मेंबर, टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डिसाइड करता है उस स्कूल के किस टीचर को ये काम देना है। सपोज मानिए आपका कोई स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल है वो डिसाइड करेगा कि भाई मैं किस टीचर को चुनूँ इस बार एडमिशन के प्रोसेस में हमारा पूरा प्रोसेस करने के लिए, तो इस तरीके से वो चुन लेगा। सेकंड हमारे आगे पेरेंट्स मेंबर्स, 1 पेरेंट्स हैज़ टू बी फ्रॉम द कैंडिडेट टू बी कंसिडर अंडर सेक्शन 12(1)(c) ऑफ आरटी एक्ट 2009। देखिए ये राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट 2009 में बनाया गया था, 2009 के ईयर में ये चीज़ बना दी गई थी कि शिक्षा का अधिकार, ये वाला एक रूल बनाया गया, उसके तहत ही ये बात डिसाइड की गई कि ये जो 5 लोगों की कमेटी होगी, प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स, और वीएमसी मेंबर की बात कर लेता हूँ, ये हमारा चेयरमैन जो है, चेयरमैन होते हैं नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ वीएमसी के जो चेयरमैन होंगे वो डिसाइड करेंगे ये चीज़। अब देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, सारा ये तो उन लोगों के लिए बताया गया है कि कौन इसमें पूरा मेजर रोल प्ले करेंगे। एन एडिशन 6th मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12 वेयर दिस क्लासेस एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए 5 लोगों से वो एडमिशन का प्रोसेस नहीं संभल रहा है, तो यहाँ पे एक छठा इंसान वो भी लिया जाएगा, वो प्रिंसिपल चुनेगी, क्लास 9वीं से 12वीं के बीच में से किसी भी एक स्टूडेंट को वो जो है चुन लेगी, प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लेगी एडमिशन के प्रोसेस में सारा काम करने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12 वेयर दीज क्लासेस एग्जिस्ट। This committee may be notified with the concurrence of chairman VMC at least 5 days in advance of draw of lot and be displayed on school notice board। आपको पता ही होगा ये नोटिस बोर्ड आपको दिखते हैं, स्कूल के नोटिस बोर्ड, जो स्कूलों के बाहर नोटिस बोर्ड होते हैं आपके स्कूल के गेटों पर, वहाँ पर ये चीज़ आपको दिख पाती है आसानी से। जो आपके लिस्ट होती है, पूरी लिस्ट जो होती है एडमिशन की, वो आपको वहाँ देखने को मिल जाती है। फी एंड अदर कंसेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ीस के बारे में, क्या फ़ीस में कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला है हमें यहाँ पे। फ़ीस के लिए बहुत लोगों को डाउट रहता है कि भाई फ़ीस में रिलैक्सेशन मिल जाए तो एडमिशन आसानी से हो जाएगा। नो फीस टू बी चार्ज फ्रॉम द चिल्ड्रन एडमिटेड अंडर द 25% कोटा प्रिस्क्राइब्ड अंडर आरटी एक्ट 2009। जो आरटी एक्ट के थ्रू अपना एडमिशन लेंगे राइट टू एजुकेशन वाले तरीके से, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं होगी भाई, सिंपल सी बात है, कोई आपको फॉर्म की फ़ीस नहीं भरनी है। Expenses on account of NCERT textbook, notebooks, stationery, uniform and transport will be reimbursed on production of proper bills in respect of 25% of the children admitted so under the RT provision subject to the ceiling prescribed
एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपको एनसीईआरटी की बुक, आपको पता होगा स्कूलों में क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सेंट्रल स्कूल्स होते हैं, उसमें एक चीज़ होती है कि आपको आपको जो है ना, आपको एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ने वाले हैं, वो आपके जो कॉपी किताबें होते हैं, यानी कि कॉपी होते हैं, यानी कि नोटबुक होते हैं, स्टेशनरी के आइटम जैसे कि पेंसिल, पेन, रबड़, शॉर्पनर, ये सारा कुछ, ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए आपका स्कूल दूर है, स्कूलों की खुद की भी बस होती है, प्राइवेट बसेस भी होती हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई फीस ना देनी पड़े, मतलब आपको स्कूल लाया जाए और घर पर छोड़ा जाए, इन दोनों का जो आना जाना करना है, उसके लिए स्कूल वाले उसका फ़ंड उठाएं। ये आप अगर चाहते हैं कि आपको फ़ीस बिल्कुल ना पे करनी पड़े, एक तो फॉर्म की फ़ीस भी ना पे करनी पड़े, और साथ में आपको किताब, कॉपी और स्टेशनरी और जैसे जैसे आइटम होते हैं, यूनिफॉर्म आप खरीदते हैं अपने स्कूल के लिए, तो इस सब की फ़ीस ना देनी पड़े, तो उनको नहीं देनी पड़ती है जो आपके राइट टू एजुकेशन वालों में अप्लाई करते हैं। आपको बता दूं कि राइट टू एजुकेशन वालों में भी आपको बता दूं कि उन्हीं को आपको नोटबुक और ये सब के पैसे नहीं देने फ्री में, मतलब कि आपको एक प्रोवाइड कराएगा स्कूल केवीएस, तभी अगर उनके पास फंड होगा और आपके पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ तो आप उस कैटेगरी में प्रूफ हो पा रहे होंगे तब। एड्रेस, वंस द चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन क्लास 1 अंडर आरटी एक्ट, दे विल कंटिन्यू टू enjoy exemptions and concession till class 8 either in the same KV or any other KV moving on transfer as per आरटी एक्ट। आपको बता दूं, एक बार केवी के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर पहली क्लास में एडमिशन हो गया आरटी एक्ट के थ्रू स्टूडेंट का, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको एंजॉय करना है अपने एक्सपेंशन जो एक्सपेंशंस, मतलब कि आपको जो भी वहाँ पे मिलने वाला है, वो जो भी फ़ायदा मिल रहा है वो 8वीं क्लास तक तो मिलने वाला है, चाहे आप सेम इस केवी में पढ़े या फिर दूसरे में पढ़े। जैसा कि अब मैंने आपको बताया स्टेशनरी और बाकी सारा कुछ, वो आपको 8वीं क्लास तक मिलने वाला है फ़ायदा, अगर आप आरटीई एक्ट के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं तो। एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स शुड बी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको यही बोला, एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन करते समय। द एम्प्लॉयज़ हु हैव द फैसिलिटी ऑफ फ़ी, यहाँ पे बोला गया है द एम्प्लॉयज़ हु हैव द फैसिलिटी ऑफ फ़ी reimbursement in their department cannot claim RT concession। मेथड ऑफ एडमिशन, फ्रॉम मेथड हमने बात कर ही लिया है कैसे होता है एडमिशन। एडमिशन टेस्ट नॉल शैल नॉट बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू क्लास 2nd से 8th एंड द एडमिशन मे बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी कैटेगरी सिस्टम 1 to 5 or 6 as the case may be। if applications are more than the number of seats, lottery system will be followed in each category including single girl child quota क्लास 6 ऑनवर्ड। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्लास के एडमिशन की हमने सारी बात कर ली है। 2nd से 8th क्लास में आपको बता दूं कि यहाँ पर लिस्ट आ जाने के बाद आप सोच रहे हो कि क्या कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कोई एग्ज़ाम, कोई एडमिशन टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई टेस्ट नहीं देना है आपको इन एडमिशन के लिए। 2nd क्लास से 8th क्लास में आपको सिंपल अपना फॉर्म फिल करके अप्लाई कर देना है। लॉटरी लिस्ट सिस्टम के हिसाब से लिस्ट आते हैं आपके, जो लिस्ट आते हैं सिलेक्टेड लिस्ट, किस किस का एडमिशन हो रहा है, किसको बुलाया जा रहा है, उस तरीके से एडमिशन आपको लेना है। इन ईच कैटेगरी सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। आपको बता दूं, अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस हो जाते हैं, मान लीजिए भाई वही बात हो गई, हमारे एक क्लास के अंदर 40 सीट थे, भर दिया 100 लोगों ने फॉर्म, अब 100 के 100 को तो नहीं ले सकते एडमिशन में, तो फिर लिस्ट निकाले गए, लिस्ट के हिसाब से हमारे पहले लिस्ट भरी गई, दूसरी भरी गई, इस तरीके से भरी गई। हमारा लिस्ट के तरीके से ही प्रोसेस चलने वाला है। लिस्ट के बाद हम कैटेगरी को फॉलो करते हैं, कैटेगरी के बाद हम अनरिजर्व वालों को फॉलो करते हैं, इस तरीके से हम चलते हैं पूरा। अगर फिर भी सीट बचते हैं तो यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी, कोई एग्जाम नहीं होगा 8th क्लास तक। फॉर एडमिशन 9th क्लास एंड एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एंड अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेपरेटली। अब देखिए 9th क्लास के एडमिशन के लिए आपका एडमिशन टेस्ट होता है, ये बात आपको जाननी होगी। फिर उसके बाद आपकी लिस्ट आती है, कितने मार्क्स आपके आए उस एग्ज़ाम के अंदर 9th क्लास के एडमिशन के लिए। फॉर ईच कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेपरेटली, हर कैटेगरी वाइज आपको बताया जाता है अलग अलग लिस्ट। एडमिशन शैल बी ग्रांटेड इन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट। तो उस मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होता है 9th क्लास में। एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन द सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। आपको बता दूँ एडमिशन टेस्ट 9th क्लास के एडमिशन के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस इन सब का होगा। देयर विल बी ओनली 1 पेपर ऑफ एडमिशन ऑफ
टेस्ट ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन एंड 100 मार्क्स कंप्राइजिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस ईच ऑफ 20 मार्क्स। आप देखिए 9th क्लास के एडमिशन के लिए आपको 100 नंबर का पेपर देना है। 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन, आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। 20-20 नंबर का पेपर आएगा, हर सब्जेक्ट का 3 घंटे का पेपर होगा क्लास 9th के एडमिशन के लिए। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 33% मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC/ST ड्राइविंग दिव्यांग कैटेगरी PH विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑन सिक्योरिंग। आपको देखिए 25% अगर मार्क्स आ जाते हैं आपके, 100 मार्क्स में से 25 नंबर आ गए अगर आपके 9th क्लास के एडमिशन के इस कैटेगरी के अंदर, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें आ गए, इतने आ गए आपके दूसरे अदर कैटेगरी के अंदर अनरिजर्व वालों में, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इसके लिए, इस 9th क्लास के एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है, एक बात याद रखिएगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। तो मार्क्स के हिसाब से भी आपको देख के चलना है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्लास 11th के एडमिशन के लिए। हमने देखिए फर्स्ट से लेके 8th तक की बात कर ली है, 10th 12th की बात कर ली है। अब हमारा रह गया यहाँ पे 9th और 11th। 9th की बात हो गई, अब 11th की कर लेते हैं। एडमिशन इन डिफरेंट स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी बी बेस्ड ऑन मेरिट अप टू मैक्सिमम 55% stand in case of KV student as per ability of stream in the Kendriya Vidyalaya. Choice of stream will be taken from student with parent consent before declaration of merit list. Stream will be allotted on the basis of marks of, obtained in class 10 CBSE. Once the seats exhausted in stream in one stream, student have to take admission in the other available stream in that vidyalaya. Undertaking is not to be obtained from student before finalizing of merit list by the KVS. आपको बता दूं क्लास 11th के एडमिशन के लिए आपको बता दूं आपका 10th का रिजल्ट आता है CBSE का, उसकी जो परसेंटेज है वो आपको डिसाइड करवा देती है कि आपको किस में एडमिशन लेना है। सपोज मान लीजिए आप 70-80 ऐसे परसेंटेज रहते हैं, तो हमें पता है कि हमारे को साइंस भी मिल जाएगा, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हमारा 40% मार्क्स है, तो हमें भाई कॉमर्स भी शायद मिल पाए, शायद मिल पाएगी, लेकिन आर्ट्स तो मिल ही जाएगी अगर हम पास हो गए तो, ये हमारे चांसेस रहते हैं। तो हमारा 10th का रिजल्ट डिपेंड करता है हमारे स्ट्रीम लेने के ऊपर। अगर हमारा अच्छा परसेंटेज आ जाता है और हम तीनों, हमारे पास तीनों ऑप्शन खुले हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों लेने के लिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारे को यहाँ पे 55 लोगों को जो है केवी स्टूडेंट, जो हमारे केंद्रीय विद्यालय के पहले से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए 55 सीट रहेंगे एक स्ट्रीम के अंदर। सपोज मान लीजिए क्लास 11th की एक स्कूल के अंदर साइंस स्ट्रीम होगी, उसके लिए एडमिशन होंगे, तो 55 लोग जो है सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहने वाले हैं। मैक्सिमम 15-55 जो है वो लोग रह सकते हैं। फिर भी अगर लोग उससे कम निकले हैं और बच जाते हैं लोग एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स, तो फिर और लोग अप्लाई कर सकते हैं। If seats remains vacant in class 11th even after admitting the children of KVs neighboring KVs, then the admission of non-KV children may be granted on the same criteria. देखिए सेम क्राइटेरिया जैसे केवी के स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, वैसे ही आपका एडमिशन होगा उनके सीट भरने के बाद। सिंपल, इस तरीके से आपको याद रखना है, पहले उनको एडमिशन मिलेगा, ये बात आपको याद रखना है। In case of 2 or more candidates obtaining equal marks in aggregate of all subjects, the enters merit of such candidates may be determined as follows. Candidate obtaining higher marks in maths will get precedence in admission. In 2 or more candidates have got the same marks in maths, then the candidate securing higher marks in maths and science taken together will get precedence over the other. मतलब बोला जा रहा है, जैसे हमने बताया आपको क्लास 9th के एडमिशन के लिए हमारा यहाँ पे एग्जाम होगा एडमिशन टेस्ट का, जिसमें आपके मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट आएंगे। 20-20 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा किसी भी केंद्रीय विद्यालय में इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर अगर ऐसा हो जाता है किसी 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ जाते हैं उस एग्जाम के अंदर, जो एडमिशन टेस्ट आपने दिया है 9th क्लास के एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके मैथ्स सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसको जो है सबसे पहले एडमिशन के चांस होंगे, उसको ज़्यादा एडमिशन के चांस होंगे उस स्कूल के अंदर। अब मान लीजिए क्या है कि मैथ्स में भी मान लीजिए उन दोनों कैंडिडेट के नंबर सेम आ गए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, एक है रोहन, एक है मोहन। रोहन और मोहन ने दोनों ने 9वीं क्लास के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई किया। 100 नंबर का पेपर था, दोनों के क्या है 72 मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 72 मार्क्स आ गए, बट हमने
इनका देखा यार हमारे सेम मार्क्स हैं, हम किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट हमारे को बनानी बहुत ज़रूरी है एडमिशन के लिए। तो अब हम किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के मैथ्स के मार्क्स। जो मैथ्स हमारे 20 नंबर का हुआ था उसमें उन दोनों के कितने कितने मार्क्स हैं। सपोज मान लीजिए रोहन के मार्क्स है 15 20 में से मैथमेटिक्स में, और मोहन के मार्क्स है 13। तो यहाँ पे जो है रोहन को एडमिशन के चांस बढ़ जाएंगे, मोहन को जो है उसके बाद चांस में रखा जाएगा एडमिशन के लिए 9th क्लास के लिए। अब मान लीजिए रोहन और मोहन दोनों के ही 15-15 मार्क्स आ गए मैथमेटिक्स में, नंबर भी बराबर ऑल ओवर 100 में से 72 72, और मैथ्स में भी उनके 15-15 मार्क्स। तो अब किसको एडमिशन के चांस ज़्यादा थे, अब तो मैथ्स में भी सेम नंबर ले आए दोनों। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट के देखेंगे। मैथ्स में बराबर आ गए कोई बात नहीं, अब साइंस के देखो इनके साइंस के मार्क्स कितने हैं। साइंस में देखा तो भाई साइंस में रोहन के आ रहे हैं 12 और मोहन के आ गए 17, तो यहाँ पे तो मोहन के चांस बढ़ गए। तो ऐसा हो जाएगा, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। अब in case of a tie between two or more candidates obtaining same marks in mathematics science taken together, the student older in age as per the date of birth will be given precedence over the other। अब देखिए अब ऐसा भी हो सकता है मैथ साइंस दोनों में बराबर मार्क्स आ गए दोनों के, अब क्या करें। अब हम क्या करें भाई, अब तो यहाँ देखो एक तो 72 मार्क्स भी आए, मैथ्स और साइंस दोनों में भी बराबर मार्क्स ला रहे हैं दोनों। तो अब हम किसको चांस दें, तो यहाँ पे जो उम्र के हिसाब से बड़ा होगा। अब रोहन और मोहन दोनों के 72 मार्क्स आ गए, ठीक है, पूरे 100 में से, और साथ में साइंस और मैथ्स में उनके 16-16 मार्क्स आ गए 20 में से। तो यहाँ पे अब मैथ्स में भी मार्क्स बराबर आ गए, ऑल ओवर भी मार्क्स बराबर आ गए। अब हम किसको चांस देंगे, यहाँ पे हम उसको एडमिशन के चांस ज़्यादा होंगे जिसकी एज बड़ी होगी। सपोज मान लीजिए रोहन का जन्म 2000 का है और मोहन का जन्म 2002 का है या 1 का है, तो रोहन को एडमिशन मिलेगा, मोहन को नहीं मिलेगा, क्योंकि रोहन की एज जो है मोहन से बड़ी है इस वजह से। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है 9th क्लास के एडमिशन के लिए। Principal may admit non-KV children to class 11th only up to the permitted class strength 40. In case KV children, normally the class strength be restricted to 55. However, to accommodate the eligible KV student over 55, effort should be initiated to open additional section। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, कोई से भी केंद्रीय विद्यालय का, प्रिंसिपल में एडमिट नॉन केवी चिल्ड्रन क्लास 11 के लिए ओनली अप टू द परमिटेड क्लास स्ट्रेंथ 40। 40 लोगों को एडमिशन मिल सकता है क्लास 11 के अंदर, प्रिंसिपल चाहे तो, वो भी कौन से, जो दूसरे केवी के अलावा बाहर वाले स्टूडेंट हैं। इन केस केवी चिल्ड्रन, जो केवी के, अगर ऐसा होता है किसी केस के अंदर कि जो केंद्रीय विद्यालय में पहले से बच्चे पढ़ रहे थे 10वीं में और अब वो 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं, तो नॉर्मली द क्लास स्ट्रेंथ बी रिस्ट्रिक्टेड टू 55%, मतलब कि 55 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। हाउएवर टू एकोमोडेट द एलिजिबल केवी स्टूडेंट ओवर 55, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी केंद्रीय विद्यालय के अंदर 10वीं क्लास के अंदर ही एडमिशन पास करने वाले जो हैं अब 55 से ज़्यादा हो गए, मतलब कि ऐसे केंद्रीय विद्यालय के पढ़ने वाले स्टूडेंट ही अगर मान लीजिए 60 हो गए और वो सारे सेम स्ट्रीम साइंस लेना चाह रहे हैं, सेम स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं, तो एक क्लास में 60 बच्चे पॉसिबल नहीं कर सकते, 55 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो फिर क्या करें, इसके लिए हमारे को नया सेक्शन बनाना पड़ेगा। हमें ये बात पता है कि हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी। अगर मान लीजिए एक सेक्शन ए बनाया गया क्लास 11th के साइंस स्ट्रीम का, उसमें 55 बच्चे हो गए, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, 56 हो रहे हैं, 57 हो रहे हैं, तो हमें एक नया सेक्शन बनाना पड़ेगा। 55 से ज़्यादा बच्चे एक सेक्शन में नहीं रखे जाएंगे, ये बात यहाँ पे बताई गई है। A student who was earlier not found eligible for admission to a particular stream may be allowed fresh admission to a particular stream in class 11 in the next academic session if she improve his her performance with 1 year from the same board। आपको बता दूं, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा देखा गया कि वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब कि उसमें क्षमता नहीं है, पढ़ाई के हिसाब से देख लीजिए, एज के हिसाब से देख लीजिए, कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, हर तरीके से देख लीजिए, वो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पूरी जो है फुलफिलमेंट नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे में क्या है कि उसको अलाउ कराया जाता है कि वो एक फ्रेश एक नया फॉर्म भर के अप्लाई कर दे क्लास 11वीं के एडमिशन के लिए इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, मतलब कि अगले साल। इस साल अगर वो एलिजिबल नहीं है, 10वीं क्लास पास तो कर ली है लेकिन बाकी सारे कंडीशन से एलिजिबल नहीं है, तो वो एक काम करे, वो अगली साल 2024 में अप्लाई करे नए फॉर्म के साथ, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके, अपने नंबरों को बढ़ा के, मेहनत करके, पढ़ाई को करके। अब यहाँ पे बताया तो मैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इज ऑफर्ड टू ऑल स्ट्रीम एकेडमिक एडमिशन टू दिस वुड बी ग्रांटेड एज पर द
combined merit list, computer science, biotechnology, wherever available as an elective subject is to be offered to student of science stream, and admission would be granted as per combined merit list. Multimedia and web designing technology wherever available as elective subject may be offered to student or to all the stream commerce, ह्यूमैनिटी, साइंस एज पर कंबाइंड मेरिट लिस्ट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको एक इन्फॉर्मेटिक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एक सब्जेक्ट होता है, वो हर स्टूडेंट को जो है ऑफर किया जाएगा। साइंस कॉमर्स आर्ट्स वालों को अगर वो चाहते हैं, कोई बच्चा चाह रहा है कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो इस चीज़ को पढ़ सकता है। उसको ऑफर किया जा रहा है कि आप भाई ये सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हो, जो कि क्लास 11वीं में होता है। तो ये सारे कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो गई हमारे। अब नेक्स्ट हमारी है द फॉलोइंग कंसेशन विल बी अलाउड फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 11। अब हमें क्लास 11 के लिए क्या क्या छूट मिलेगी ये हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग कंसेशन विल बी ग्रांटेड टू स्टूडेंट फॉर एडमिशन हु participated in games and sports, meet, scouting, guiding, NCC, adventure activities at various levels. The certificate needed for this purpose can be of any of the preceding years। यहाँ पे आपको बता दूँ सीरियल वाइज लिखा हुआ है। अगर आपने पहले कभी स्पोर्ट में किसी भी खेल में भाग लिया था, कभी स्काउटिंग गाइड एक होता है आपको पता होगा, उसमें आपने अगर भाग लिया था, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा आपके एडमिशन के दौरान क्लास 11वीं के लिए। पार्टिसिपेशन एट SGFI और इक्विवेलेंट लेवल, एनसीसी आप जानते हैं, एनसीसी में ए सर्टिफिकेट एंड पार्टिसिपेशन इन रिपब्लिक रैली। सेम इसी तरीके से स्काउटिंग गाइडिंग में आपको बता दूं राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड सर्टिफिकेट अगर आपके पास था स्काउटिंग गाइडिंग का, तो उसमें भी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। 6% मार्क्स इन एग्रीगेट, यहाँ पे आपको 6% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर जो आपने एग्जाम दिया उसके अंदर 6 नंबर और जुड़ जाएंगे उस सर्टिफिकेट के साथ। 6%। अब हमारा पेपर ही 100 नंबर का था, तो 6% 100 का 6 नंबर ही बनेगा। हालांकि 200 होता तो 12 बन जाता वो। तो इस तरीके से ये रहेगा पूरा। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC ST OBC दिव्यांग, जो आपके दिव्यांग कैंडिडेट है, वुड बी गिवन अप टू ग्रेडेशन इन एग्रीगेट बाय 4% मार्क्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। इनको 4% मार्क्स का जो है फ़ायदा मिलेगा दिव्यांग को, SC ST OBC सेम आपके 11वीं क्लास के लिए। तो ये हमारा पूरा एडमिशन का प्रोसेस डिस्कस हो गया है। गाइडलाइन कौन कौन कैसे कैसे करने वाला है इसके लिए अप्लाई। अब हम फॉर्म फिलअप का जान लेते हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, उसका प्रोसेस पूरा हम जान लेते हैं एडमिशन के लिए। देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा अब आ चुका है वेबसाइट, ये एडमिशन का वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय की। हमारी ये वेबसाइट आ चुकी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन का वेबसाइट है। मतलब इसी पर आके आपको फॉर्म भरना होता है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले हमें पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, जिससे कि गलती ना हो हमारे से फॉर्म भरते में। चलिए हम वो एक बार जान लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आपको बताऊं, ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों में ही है। हम इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इंग्लिश जो है प्रिफेयर करते हैं, उनको आसानी से समझ आ सके। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो दीज इंस्ट्रक्शन पर्टेन टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड पहली क्लास का पूरा एडमिशन प्रोसेस जानेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी क्लास का भी है, आपको इसी तरीके से सारा करना है एडमिशन के अंदर। 23-24 के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब आपको बताऊँ, यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन टू द सेम विद्यालय फॉर द सेम चाइल्ड। एक ही सेम बच्चे के लिए एक ही विद्यालय के अंदर एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरिए। सपोज मानिए आपको कोई केंद्रीय विद्यालय है, सपोज मान लीजिए दिल्ली के अंदर कोई केंद्रीय विद्यालय है, उस स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्लास के लिए अपने बच्चे का, तो एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना। ऐसे में क्या होगा कि वो कैंसिल भी हो सकता है एडमिशन। If multiple registration forms are submitted for the same child in the same विद्यालय, only the last application will be considered in admission process। आपको बता दूं यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया भी, या तो कैंसिल कर देंगे या फिर यहाँ इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे बताई मेन, कि सपोज मान लीजिए 2 फॉर्म भर दिए गए, 2 या 3 फॉर्म भर दिए सेम बच्चे के सेम स्कूल में, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म माना जाए, जो आखिरी में फॉर्म भरा गया वो माना जाएगा। सपोज मान लीजिए आपने एक 27 मार्च को भर दिया, एक 28 मार्च को भर दिया, एक 29 मार्च को भर दिया। एक ही बच्चे का फॉर्म एक ही स्कूल में एक ही क्लास के एडमिशन के लिए 3 फॉर्म भर दिए, जो कि नहीं करना है, एक ही फॉर्म भरना है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने कर दिया है तो यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्म जो भरा गया है वो उसको लिया जाएगा, पीछे वाले फॉर्म नहीं ले जाएंगे। इन ए डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय, ईच शिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट विद्यालय फॉर एडमिशन पर्पस।
आपको जैसा पता है केंद्रीय विद्यालयों के अंदर कहीं कहीं क्या होता है कि सेम शिफ्ट, एक शिफ्ट में स्कूल चलता है सुबह के में, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सुबह और शाम दोनों तरीके से चलता है स्कूल, दो शिफ्टों में। तो ऐसे में हमारे को ये भी जानना जरूरी है कि हम स्कूलों के अंदर दोनों शिफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम एक ही शिफ्ट के लिए। तो ये हम जान लेते हैं। इन अ डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय, ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जो दोनों शिफ्टों में चलते हैं। ईच शिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट विद्यालय, हर शिफ्ट को एक सेपरेट विद्यालय के तरीके से देखा जा रहा है फॉर एडमिशन पर्पज़। मतलब क्या है कि हर स्कूल को ऐसे देखा जा रहा है कि वो एक अलग अलग शिफ्ट नहीं है, वो एक अलग अलग स्कूल है। एक स्कूल को दो स्कूल माना जा रहा है अलग अलग शिफ्ट वाइज। एक शिफ्ट मतलब एक स्कूल, दूसरी शिफ्ट मतलब दूसरा स्कूल। ये आपको समझ आना चाहिए। सपोज मान लीजिए दिल्ली के अंदर कोई केंद्रीय विद्यालय है, कोई केंद्रीय विद्यालय में एग्जांपल ले लेता हूँ कोई सा भी, एक मूलचंद एक जगह है, वहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय आपका जो कि दिल्ली के अंदर है। तो उसमें मान लीजिए मूलचंद के केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपका सुबह का शिफ्ट और शाम का शिफ्ट दोनों में एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम अगर सुबह के शिफ्ट के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो हमें ये बात याद रखनी है कि सुबह के शिफ्ट के लिए हमारे लिए अलग फॉर्म होगा, शाम की शिफ्ट के लिए अलग फॉर्म होगा। इसी तरीके से सुबह की शिफ्ट हमारा अलग स्कूल हो गया, शाम का शिफ्ट अलग स्कूल हो गया। ऐसा नहीं है कि हम एक ही फॉर्म के अंदर दोनों के लिए अप्लाई कर पाएँ, सेम स्कूल में हम दोनों शिफ्ट के लिए एक बार में फॉर्म भर पाएँ, नहीं होगा ऐसा। अलग अलग भरने पड़ेंगे, अलग अलग डिटेल्स डालने पड़ेंगे। इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ एंड क्विक फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की प्लीज़ कीप द फॉलोइंग रेडी। वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड, आपका भारत का कोई सिम कार्ड होना चाहिए। जो आपको पता होगा 10 नंबरों का हमारा मोबाइल नंबर होता है, ऐसा कोई भी वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए हमें। सिम कार्ड के साथ, सिम कार्ड ही होता है मोबाइल नंबर एक्चुअल में, ठीक है, वो आपको याद रखना है इंडिया का। साथ में एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कोई भी वैलिड ईमेल एड्रेस जिसके द्वारा हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आसानी से। एक फ़ोटोग्राफ आपको तैयार रखनी है, स्कैन फोटोग्राफ और चाइल्ड सीकिंग एडमिशन। फॉर्मेट आपको बता दूँ, फॉर्मेट जेपीजी फाइल, जेपीईजी फाइल ऑफ साइज एटलीस्ट 256 KB, मतलब कि 256 KB का साइज़ होना चाहिए उस फोटो का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से बोला गया है चिल्ड्रन का जो है डेट ऑफ बर्थ का आपका होता है बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपको तैयार रखना है 256 KB के बीच के अंदर, उससे कम होना चाहिए उसका साइज़। PDF फाइल और JPEG दोनों फॉर्मेट होने चाहिए इसके। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन, मतलब अगर आप EWS में अप्लाई कर रहे हैं, EWS का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हु सर्विस क्रेडेंशियल विल बी यूज इन एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए अगर एप्लीकेशन में आपका ट्रांसफ़र वाला अगर आप ट्रांसफ़र वाले केस में यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र के तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि आपका पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है, आप इस जगह से दूसरे जगह आ गए हैं, तो उस वजह से आपको यहाँ पे उसके लिए ट्रांसफ़र वाला अलग से प्रूफ लगाना पड़ेगा। There are two necessary steps involved in successfully submitting an application form. Registration on the portal. On successful registration, you will be assigned a unique login code. Please note down your unique login code carefully. आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे वेबसाइट पे केंद्रीय विद्यालय की अपने फॉर्म फिलअप के लिए, एडमिशन के लिए, आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। वो कोड हर किसी को अलग अलग मिलेगा, यूनिक होगा, सबका अलग अलग होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा। आपको इस कोड को सेव करके रखना है अपने फ़ोन के अंदर, या तो आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए, फ़ोटो खींच के रख लीजिए, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको उसको सेव करके रखना है। फिलिंग एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन, द लॉगिन कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी यूज टू लॉग इन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। यू कैन इंडिकेट चॉइस ऑफ अप टू 3 डिफरेंट विद्यालय इन इंडिया। आप सिर्फ 3 विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेफरेंस बिटवीन विद्यालय in a single form. After filling in the application form, it must be submitted by clicking on the submitted application button. On successful submission, you will be assigned a unique application submission code that is different from the login code. login code अलग होता है, application submission code अलग होता है। मतलब कि आपका फाइनली सबमिट हो गया है फॉर्म, उसके लिए अलग कोड मिलेगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके लिए अलग कोड मिलेगा। You will also be shown a list of original document to be submitted to a vidyalaya at the time of admission. In case provisional admission is offered by the vidyalaya, please note down your application submission code and the list of document to be submitted at the time of admission carefully. आपको यही बात बोली गई है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको सारे जो कागजात हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको स्कूल में दिखाने हैं बाद में जाके, वो आपको तैयार रखने हैं। और यहाँ पे आप 3 विद्यालय में, 3 स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्म के अंदर, भारत के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में। ओनली आफ्टर बोथ स्टेप्स 5A एंड 5B जो हमने डिस्कस करा अभी,
above have been completed in the application process completed. Completing only स्टेप ए विल नॉट रिजल्ट इन योर एप्लीकेशन बिंग सबमिटेड। वो तो है ही, बिल्कुल सिंपल है, सारा प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन डेटा विल नॉट बी विजिबल KVS अंटिल यू रिसीव एन एप्लीकेशन सबमिशन कोड फ्रॉम द। जब तक आपको सबमिशन कोड नहीं मिलेगा तब तक वो फॉर्म भरा, वो सबमिट नहीं होगा वहाँ पे। तो ये सब तो हमने बात कर ही लिया है, वही आपका वही सारा चीज़ें डिटेल में बताया हुआ है। Only your application submission code and not your login code must be used for all communication with KVS and with the Vidyalayas you have applied. All field in the application form marked with a red are mandatory. देखिए यहाँ पे एक स्टार किस तरीके से एक आएंगे, जिन जिन के ऊपर भी स्टार बना आएगा वो चीज़ आपको ज़रूर भरनी है। सपोज मान लीजिए वहाँ पे लिखा आता है आपकी कैटेगरी बताइए, और वहाँ पे अगर लिखा है स्टार का ऐसे सिंबल बना आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें आपको कैटेगरी बतानी है। जहाँ पे स्टार नहीं आ रहा वो चीज़ आप खाली छोड़ सकते हैं फॉर्म के अंदर। ये हमने पूरा प्रोसेस तो गाइडलाइंस हमने जान ही लिया है, उसी के बारे में बोला गया है, पूरा गाइडलाइंस जान लीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस है, सारे डॉक्यूमेंट की बात होगी हमारी। इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर्म फिल कैसे करना है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म फिल होगा, फिर रिव्यू होगा पूरे फॉर्म का, फिर डिक्लेरेशन करके हमें फाइनली उसको सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन का हमने प्रोसेस जान ही लिया है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चाहिए, बस दोनों वैलिड होना चाहिए इंडिया के अंदर किसी कहीं का भी, तो बस उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारा। लॉगिन हमारा कैसे होगा, हमारे को लॉगिन कोड यूज़ करना है, उससे हम लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन कोड कब मिलेगा, जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिलिंग इन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, हमें हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करना है चिल्ड्रन का, जिस बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एज का सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, लगाना है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट कोई लगा रहे वो लगाना है। साथ में अगर हम यहाँ पर एक बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है आपको, और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगाना है अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा। इस तरीके से हमारा एडमिशन प्रोसेस रहेगा पूरा KVS के लिए 2023 में 1st to 12th क्लास के एडमिशन के लिए। मतलब पहली से 12वीं में एडमिशन लेना है हमें केंद्रीय विद्यालय में, चाहे कोई सा भी केंद्रीय विद्यालय हो भारत के अंदर, पहली से 12वीं में पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर जान लिया है। एक एक चीज़ हमारी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। एक वीडियो में हम पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, मतलब हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम कैसे फॉर्म फिल करने वाले हैं। पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ आपको भरनी है पूरे एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो ये फर्स्ट क्लास के लिए था ये वाला नोटिस। तो इसी के हिसाब से आपको दूसरी क्लास के लिए भी सेम प्रोसेस जो रहेगा। हालांकि जो जो अलग अलग है, अलग अलग क्लास के लिए क्या क्या अलग अलग प्रोसेस है, वो हमने यहीं पर अलग से जो पूरा नोटिफिकेशन था वो डिस्कस कर लिया। हालाँकि मैं देख भी रहा हूँ स्क्रीन में टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, बट हमने इस वीडियो में सारा जो है एडमिशन प्रोसेस कवर कर लिया है, जो भी है कुछ भी है। लेकिन अगर कुछ भी इसमें रह गया है, कुछ भी ऐसा कोई डाउट है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि भाई कुछ समझ नहीं आया हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे, जितना हो सकेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश में यहाँ पे कुछ समझ ना आ रहा हो नोटिफिकेशन में, नोटिस के अंदर यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, ये हिंदी का ऑप्शन है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका हिंदी में आ जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे आप जूम भी कर सकते हैं ऐसे स्क्रीन पे, और अच्छे से जो है एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। मेनली यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत खास कर ये बात रहती है जानना कि वो एक एक चीज़ पढ़ लें ध्यान से, क्योंकि फॉर्म में कोई गलती होती है हमारे से तो फाइनली सबमिशन के बाद कोई चेंज नहीं होता। इसमें अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन और बड़े बड़े जो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हैं अलग अलग, वो लोग साफ साफ कहते हैं कि हमने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वेबसाइट पर, कोई गलती हुई है तो इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एडमिशन उनकी तरफ से तो कैंसिल कर दिया जाता है। सपोज मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट गलत आपने अपलोड कर दिया फॉर्म में, या फिर कोई गलत जानकारी भर दी है, गलती से भी भरी है अगर, तब भी वहाँ पे बोला जाता है कि हम एक चांस आपको करेक्शन वाला होता है। शायद यहाँ पे नहीं होगा, या था तो हमने डिस्कस कर लिया था नोटिफिकेशन वाली वीडियो में, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, गलती ना करें इसीलिए जो है पूरा प्रोसेस बताया जाता है आपको वेबसाइट पे कि कोई गलती हो जाती है तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, और फिर जो है 1 साल पूरा वेट जाता है, और फिर अगले साल एडमिशन होता है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभार आप वेटिंग के चक्कर में कि भाई KVS में एडमिशन नहीं हुआ तो अब मैं दूसरे स्कूल में अप्लाई नहीं करूँगा, मैं 1 साल वेट करूँगा, तो ऐसे में जो है टाइम वेस्ट ना हो, तो वो बात आपको जो है इसमें ध्यान रखनी है। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करा है। हिंदी में हमने आपको
कम्युनिकेशन के जरिए बताया और इंग्लिश में पूरा नोटिफिकेशन जो है हमने एक एक चीज़ जानी है। तो आज से फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, हालांकि आपके पास लास्ट डेट इसकी 17 अप्रैल है। आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, सारा कुछ देख के सब कुछ एक एक जानने के बाद आप अप्लाई करें। हालांकि 17 अप्रैल तक भी वेट नहीं करना, इतना भी 10 अप्रैल या उससे पहले पहले आप इसके लिए फिल करें, आसानी से, बिल्कुल समय लेते हुए एक एक चीज़ जानने के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में आपके साथ, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।